जो इंडिया का पहला वेब शो परमानेंट रूममेट्स जी। लियो के साथ आपका एक सीन है। सोडा वगैरह नहीं डालोगे? जगह कहाँ? असल में मेरे साथ हुआ था वो बात करते करते वो ड्रिंक बनाए जा बना रहे मैंने कहा अरे सर सोडा पानी जगह कहाँ है पिज़्ज़ा। तो ट्रिपलिंग का आइडिया इंसेप्शन कैसे हुआ? आई वॉन्ट टू डू अ रोड ट्रिप बट आई डोंट वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स हु गो टू गोवा एंड गेट ड्रंक एंड देन कॉप्स कैच देम। दिल चाहता है ऐसे लेके कोई भी कहानी आप देख लो फ्रेंडशिप की, जैसी दोस्तों की शादी होती है बच्चा होता है वो कहानी का दी एंड हो जाता है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाउ वाज वर्किंग विद वेरी गुड वेरी गुड। उस समय तो बहुत बड़ी स्टार थी करीना कपूर, पर फिर भी सेट पर मैं देखता था सबसे ज़्यादा पेशेंट वही थी। सिर्फ टैलेंट को देखने अगर हम जाते तो आज मतलब रघुवीर यादव मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं, तो आज वो सुपरस्टार होने चाहिए थे। पंकज कपूर भी अद्भुत एक्टर हैं, तो 700 करोड़ की फिल्म तो पंकज कपूर की फिल्म होनी चाहिए थी। जो सिनेमा बनाते हैं वो टिकटॉक नहीं बनाएंगे। पंचायत में अगर कोई कैरेक्टर सुमित व्यास को करना हो तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? आई थिंक आई वाज हेलो अनफोल्डिंग टैलेंट्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, जिनको देख के बस एक ही ख्याल आता है, बाबा यू आर सो ब्यूटीफुल। सुमित व्यास। सुमित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर डायरेक्टोरियल डेब्यू। थैंक यू। राज जवां हैं जी। और ये किस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है? ये आ रहा है सोनी लिव पे। सोनी लिव पे। क्यों देखना चाहिए ये शो? बहुत अच्छा शो है, लाइट हार्टेड शो है। मतलब इसका उन्वान ऐसे हुआ कि अमूमन जब मैं और मेरी वाइफ भी कुछ देखने बैठते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ लाइट देखते हैं, कुछ हैप्पी देखते हैं। हाँ जी। हमको अभी वो कुछ इंटेंस देखने का मन नहीं है। इट्स अबाउट दीज 3 फ्रेंड्स जो एक साथ पले बड़े हैं और एक ही लोकेलिटी में रहते हैं और ज़िंदगी के एक ख़ास फेज़ से गुज़र रहे हैं। नए नए माँ बाप बने हैं बच्चों के, तो और वो जो फेज़ होता है वो एकदम लाइफ चेंजिंग फेज़ होता है। मुझे लगता है एक BC और AC होता है, बिफोर चाइल्ड एंड आप आफ्टर भी चाइल्ड। अभी यू आर गोइंग थ्रू इट दैट AC, हाँ, मेरा आफ्टर चाइल्ड वाला फेज़ चल रहा है अभी इस समय। तो योर लाइफ कम्प्लीटली चेंजेस एंड आई थिंक द फर्स्ट thing that takes a back seat is friendship. And you actually take the back seat and the child takes the front seat. तो सबसे पहला ये होता है कि आप दोस्तों से मिलना आपका बंद हो जाता है। वो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम जो है आपका वो कहीं ना कहीं छिन जाता है आपसे। क्योंकि बच्चा आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता है उस समय। पर इस कहानी की मज़ेदार बात ये है कि ये 3 दोस्त ऐसे हैं जो साथ में पले बड़े हैं और इस पड़ाव में भी वो एक साथ हैं। करीब करीब सेम टाइम पर तीनों की शादियां और बच्चे हुए हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बम्बई के लोग हैं तीनों। जनरली जो बम्बई की कहानियां होती है उसमें लोग वो या तो गैंगस्टर होते हैं या कोई स्टॉक ब्रोकर होगा या एक, क्योंकि बम्बई की कहानी अमूमन बाहर से जो लोग बम्बई में आए हैं उनकी कहानियाँ होती हैं कि फिर वो आके जो है ना कुछ कर देना चाहते हैं, कुछ फाड़ देना चाहते हैं। They want to set the streets on fire. Right. बट एक दूसरा बम्बई भी है जिसकी कम कहानियाँ हैं, जो जिसमें लोग यहीं पले बड़े हैं, शुरू से यहीं पले बड़े हैं, यहीं के हैं, तो उनको जाके कुछ यूरेका नहीं करना है, वो तो यहीं रहते हैं, तो उनके लिए बम्बई मोहल्ला है। तो उनके भी रिचुअल वही होते हैं, वो भी काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, शाम को अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, कि चाय की टपरी पे, किसी नाके पे, किसी बस स्टॉप पे वो बैठते हैं, बातें करते हैं, बिल्डिंग के कंपाउंड में वो बैठते हैं। उनकी लाइफ भी उतनी ही साधारण और मज़ेदार है जितनी और छोटे शहरों की लाइफ जब हम देखते हैं अमूमन वेब सीरीज़ पे और शोज़ में, तो हमको लगता है अरे यार ये कितनी अच्छी लाइफ है देखो। पर बम्बई के लोगों की भी वैसी लाइफ है जो यहाँ पले बड़े हैं उनकी, तो वो कम है, वो है ही नहीं, मतलब मेरे नज़र में नहीं आई वो। तो मुझे लगा कि ये एक यूनिकनेस है इस कहानी की, इसलिए आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो वेरी प्रॉमिसिंग, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर इट विल डू वंडर्स लाइक ऑल योर अदर शोज। सो थोड़ा पीछे चलते हैं और जो इंडिया का पहला वेब शो था परमानेंट रूममेट्स, जिससे आपने एज एन एक्टर शुरुआत की, कैसे हुआ
आप उससे पहले इंडस्ट्री में थे बहुत सालों से, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी जी जी। सो बहुत सालों से आप थे, और ये कैसे, हाउ डिड परमानेंट रूममेट हैपन टू यू? हाँ मतलब मैं काम कर रहा था, आई थिंक पहला सीरियल मैंने किया था कुछ 2004 में या 5 में। हाँ जी। तो ऑन एंड ऑफ मैं टेलीविज़न कर रहा था, थिएटर भी कर रहा था। फिर एक इंग्लिश विंग्लिश करके मैंने एक फ़िल्म की 2011 में। हाँ जी। वो आई थी। एक्चुअली इंग्लिश विंग्लिश से पहले जब मैं टेलीविज़न या एड फिल्म या जो भी चीज़ें कर रहा था ना, तो मैं कभी उसके लिए सीरियस नहीं था, क्योंकि जो मुझे मन का काम करना था वो मैं थिएटर नाटकों में कर रहा था। अच्छा। बट इंग्लिश विंग्लिश वो पहला ऐसा शूटिंग का अनुभव था जहाँ मुझे मज़ा आया काम करके। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, ये काम करके भी उतना ही मज़ा आ सकता है जितना थिएटर में करके आता आ रहा है। तो परमानेंट रूममेट भी वैसे ही हुआ कि मैं उस समय नाटक कर रहा था एक, नॉइजेज ऑफ नाम से। अच्छा। और उस शो में उस प्ले में निधि बिष्ट, जो मेरी बड़ी अजीज़ दोस्त हैं, वो बैकग्राउंड स्कोर उसका संभाल रही थी। अच्छा। उस नाटक का। तो मैं उनको जानता था। फिर मैंने इत्तेफाक से उसी दौरान टीवीएफ उस समय नई कंपनी थी, तो उनके कुछ वीडियोस देखे जो वो बहुत सारे स्केचेस बनाते थे, बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें निधि काम भी कर रही थी। हाँ जी। तो मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उनको कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी करना है, अगर कभी आप करें तो मुझे बताइएगा, मैं करूँगा। सो देन शी ओनली कॉल्ड मी, शी सेड हम लोग कुछ एक नया ट्राई कर रहे हैं, एक लिमिटेड एपिसोड सीरीज जैसा कर रहे हैं, तो वुड यू वांट टू कम एंड मीट अस फॉर इट? आई वेंट, दे टेस्टेड मी फॉर इट, आई टेस्टेड, they I think liked, so then they said we should do it, and then it became really popular. We didn't know. जब आप शूट कर रहे थे तब आपको लग रहा था कि ये इतना हिट करने वाला है, या इट विल गो वायरल एंड इट विल बिकम सच अ सेंसेशन, मतलब इंडिया का पहला वेब सीरीज बन जाएगा ये? नहीं, उस समय कॉन्सेप्ट ही नहीं था लिमिटेड एपिसोड सीरीज का। हाँ जी। इनफैक्ट उस समय यूट्यूब के भी स्टेटिस्टिक ऐसे थे कि 7-8 मिनट से ऊपर का कोई कंटेंट बनाता नहीं था यूट्यूब पर। तो ये पहला ऐसा कंटेंट था जिसमें ऐसे 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के एपिसोड वो बना के यूट्यूब पे डाल रहे थे। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि 40 मिनट लोग यूट्यूब पर बैठकर एक एपिसोड देखेंगे, स्ट्रीम करेंगे, बिकॉज दैट वाज नॉट समथिंग दैट पीपल वुड डू। बट इट वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग टू अस in a good way. It was getting very popular. हाँ जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्या ही देख रहे हैं, डाला है, देख लेंगे लोग, अच्छा है, हिट हो जाएगा। आई थिंक बाय द टाइम एक तीसरा चौथा एपिसोड उन्होंने डाला, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसमें जो कैरेक्टर्स भी हैं वो आज तक मतलब इतने मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। वो पुरुषोत्तम का कैरेक्टर है, आपका जो मिकी भैया का जो पूरा कैरेक्टर है, वो इनोसेंस जो आपके अंदर थी वो पूरे उसमें वो इतनी क्लिक करी। उसका क्या, कैरेक्टर का क्या इंस्पिरेशन था आपके पास? कैसे आपने वो कैरेक्टर डेवलप किया? उसकी सबसे अच्छी बात ये है उस कैरेक्टर की कि उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट वाज अ कैरेक्टर, जनरली विलन के जो कैरेक्टर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब उनको ये डर नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे जी। मिक्की के भी कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है उस तरीके से, तो इसलिए वो एकदम ट्रांसपेरेंट इंसान है। वो जो महसूस कर रहा है वही दिख रहा है और वही वो बोल भी रहा है। That was something that clicked with the audience also, ना कि भोलापन है बहुत ही। हाँ, मतलब क्योंकि आपको वैसे लोग मिलते नहीं है और आप आशा करते हैं कि लोग ऐसे हों, बट वो कैरेक्टर वैसा था। आई होप और लोग भी वैसे मुझे मिले कभी इसीलिए उसको करने में बहुत मजा भी आता है। ऑब्जर्व किया रहेगा कभी ऐसा, या किसी को इंस्पिरेशन लिया रहेगा ऐसा कैरेक्टर बनाने के लिए? क्या था, बहुत सारा काफ़ी कुछ राइटिंग में था। अच्छा। और कुछ मैं भी अपनी तरीके से ऐड कर रहा था। मैंने जो 2-4 लोगों के कुछ मैनरिज्म पकड़े थे। जैसे मेरा एक मित्र है बड़ा अजीज़, उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो जो सोचता है वो बोलता भी है। अच्छा। तो अगर हम साथ में नाटक कर रहे हैं और बोल रहा है कि तो हम ये बात कर रहे हैं, इसके बाद ऐसा करूँगा, मैं ये पेपर फोल्ड करके ना रख दूंगा बाहर, क्योंकि शाम को फिर वो लोग आ भी रहे हैं तो उनको बोलूँगा वहाँ बैठ जाए, फिर वहीं सही रहेगा। मैं बोला तू मुझे क्यों बता रहा है ये, तू जो सोच रहा है वो डिक्टेट मत कर मुझे तू सोच, मन में सोच, व्हाई इज इट ऑडिबल। सो
बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है और बहुत अच्छा है उसमें हाँ, कैरेक्टर का क्वर्क जो था, क्वर्क था। हाँ बहुत अच्छा था। तो आई थॉट कि इट्स अ वेरी नाइस क्वर्क टू हैव, this is a person who thinks aloud without really realizing it. So that I definitely incorporated a little bit in Mikesh. एक आपका डायलॉग जो मुझे अभी भी आज तक याद है ना, वो इसको तो इंसान भी माफ कर देता है, मैं तो भगवान हूँ। फिर सोचता है भाई भगवान तो माफ करता है, मैं नहीं। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सीन्स हैं जो आज भी इतने ही याद है। लियो के साथ आपका एक सीन है जी, जिसमें वो पैक बना रहे होते हैं वो पैक बना रहे जी, और फिर आप बोलते हो सोडा नहीं डालोगे, हाँ। ये जगह कहाँ है? असल में मेरे साथ हुआ था वो। अच्छा। एक बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। तो ऐसा था कि एक फ़िल्म हमने साथ में की, उसके बाद उसकी एक आफ्टर पार्टी थी। तो वहाँ पे वो मुझे मिले, बड़े सीनियर एक्टर। तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ, बेटा आई मेक यू अ ड्रिंक। तो थिएटर करते हो और बात करते करते वो ड्रिंक बना रहे हैं। मैंने कहा अरे सर सोडा। इसमें जगह नहीं बची है सोडा पानी। मैंने कहा जगह कहाँ है, पी जा। अच्छा, आपके लिए बनाया था वो? हाँ, मेरे लिए बना रहे थे वो। अरे क्या बात है। सो देन आई सेड वी शुड डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट इट समवेयर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अब ट्रिपलिंग के बारे में, जी जी जी, जिसमें आप राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं। हाँ हाँ सो आपने को राइट किया ट्रिपलिंग, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो ट्रिपलिंग का आइडिया, इंसेप्शन कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि परमानेंट रूममेट्स के बाद ऑब्वियसली मेरी काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी टीवीएफ से, अर्नाब से। हाँ जी। तो उनका उस समय ऐसा मानना था कि बहुत सारे ऐसे कार ब्रांड्स थे जो उनको अप्रोच कर रहे थे। तो उन्होंने कहा रोड ट्रिप से रिलेटेड अगर तेरे मन में कोई कहानी हो तो तू बताना, क्योंकि अभी वो लोग चाह रहे हैं कि इस पे कुछ बने। अच्छा। तो देयर इज़ अ स्टोरी। हाँ जी। तो देन आई केम अप विद द स्टोरी दैट I want to do a road trip, but I don't want to write a story about three friends who go to Goa and get drunk and then cops catch them. क्योंकि वो मैं देख चुका हूँ। या चार दोस्त हैं जो कार में कहीं चले गए, तो why not write a story about three siblings who go on a road trip accidentally and then have as much fun as three friends would. राइट क्योंकि वो कहानी किसी ने कही नहीं है हमारे यहाँ। जी। तो वो इंसेप्शन था कि हाउ अबाउट वी राइट अ स्क्रिप्ट लाइक दैट। तो वो दो भाई एक बहन, एक उस तरह की कहानी हमने लिखना शुरू किया। एंड देन अर्नाब को भी वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा है, आप डेवलप करिए इसको। फिर मैं आकर्ष से मिला, क्योंकि वो उस समय एक मेरे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं, राइटर भी, डायरेक्टर भी हैं। मैंने कहा वुड यू राइट दिस स्क्रिप्ट विद मी। आई नीडेड समवन विद मोर एक्सपीरियंस टू सॉर्ट ऑफ राइट इट, बिकॉज वो सीरीज़ थी। सीरीज़ की राइटिंग फिल्म राइटिंग से अलग होती है, उसकी ग्रामर ही अलग होती है। जी। तो वाज दैट द फर्स्ट टाइम जब आप एक वेब शो की स्क्रिप्ट लिख रहे थे? हाँ, वो पहली वेब शो की स्क्रिप्ट थी। उससे पहले मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की थी, वो फिल्म के स्ट्रक्चर को लेके की थी। गॉट इट। तो 5 एपिसोड में आप कैसे उस कहानी को बांटें, वो उस शो के दौरान हम दोनों ने ही एक्सप्लोर किया, क्योंकि उन्होंने भी उससे पहले आई डोंट थिंक सीरीज़ लिखी थी कोई। अच्छा, गॉट इट। तो it was great. I had collaborated with Akash many times before also, so I knew it would be great. He's one of the finest first draft writers ever. उनका जो पहला ड्राफ्ट ही वो लिखते हैं, वो कईयों के 10वें ड्राफ्ट जितना अच्छा होता है वो। ही इज़ वेरी गुड। ही हैज़ अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी स्ट्रक्चर। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला उनसे। हमने साथ में मिलके ट्रिपलिंग लिखा। तो जब आप लिख रहे थे आपको पता था कि ये चंदन का कैरेक्टर तो वो उस दौरान, हाँ, उस प्रोसेस के दौरान हुआ, क्योंकि हम लिख रहे थे, 3 भाई बहनों की कहानी थी। और आई थिंक 3-4 एपिसोड का स्ट्रक्चर क्रैक हमने कर लिया था, तब बात कर रहे थे कि कौन करेंगे, क्या करेंगे। तो उसी समय बोल दिया था कि तू ये वाला कर ले रोल एंड वील फाइंड अ यंगर ब्रदर। और अमोल, यू लुक लाइक अ बड़े भैया वाला इमेज है, तो आप बड़े भैया। एंड अमोल उस समय नया थिएटर सीन में फटा था। बहुत अच्छा एक्टर था। इनफैक्ट उससे जस्ट पहले मैंने और अमोल ने साथ में एक आधा नाटक भी किया था। अच्छा। शायद एक नाटक मैंने लिखा था जिसमें अमोल ने एक्ट भी किया था, ऐसा भी था। तो आई रियली थॉट ही वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर। और मेरी खुद की सगी बहन ही मुझे कहती थी कि तुम दोनों भाई लगते हो।
ये कैसी बात हुई? आप तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उसमें, हाँ और भाइयों वाली जो केमिस्ट्री है वो तो कमाल ही है। हाँ, और वो बहुत ऑड था क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम बहुत अजीज दोस्त थे उस समय। पहली बार मिले होगे हाँ, उस मतलब थोड़ा बहुत जानते सेट थे पे? एक अच्छा, दूसरे को, वर्किंग रिलेशनशिप थी थिएटर की वजह से? थिएटर की वजह से। अच्छा, तो ये कहाँ से आया बाबा यू आर ब्यूटीफुल? ये भी लिखा हुआ इम्प्रोवाइज था। हाँ, इम्प्रोवाइज था। वो बेसिकली जो हमारे उस डायरेक्टर हैं समीर सक्सेना, तो समीर सक्सेना डायरेक्टेड परमानेंट रूममेट्स फर्स्ट एंड सेकंड सीजन. ही वाज आल्सो द शो रनर एंड प्रोड्यूसर ऑफ ट्रिपलिंग फर्स्ट सीजन. तो समीर सक्सेना हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ सेइंग ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल जस्ट किसी भी चीज़ को, चाय पिया ब्यूटीफुल, हर चीज़ को ब्यूटीफुल बोल देते थे. तो वहाँ से आई थॉट कि हाउ अबाउट ही सेज बाबा यू आर ब्यूटीफुल, बिकॉज इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से टू अ ह्यूमन. तो आई थिंक वहीं इम्प्रोवाइज करते करते एक बार कहा और अच्छा लगा. ये बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स इंसल्टिंग एंड फनी, तो लेट्स यूज इट 2-3 times and then we use it and then it became a thing. बट इसी दौरान आपने एकदम टीवी का इतना एक्सपीरियंस लेकर, वेब शोज का इतना एक्सपीरियंस लेकर, आपने जब फीचर फिल्म की एक एज अ लीड, तो क्या व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू सॉ और एनीथिंग न्यू दैट यू लर्नड? No, I don't think Veere Di Wedding was a film where one could learn a lot. Okay. It was a commercial film. It was meant to be an entertaining film. Okay. That was the purpose of it. Okay. I was very grateful that they cast me in that part. I was shocked that they cast me in a part opposite such a huge star. It was yeah, it was a great opportunity for me. How was your experience? How was working with Kareena वेरी Kapoor? गुड, वेरी वेरी गुड. वो सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एक तो हम सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं हाँ जी, इन कलाकारों के बारे में जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, करेक्ट. एंड देन व्हेन यू गो एंड यू वर्क विद देम यू रियलाइज दैट दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत डिसिप्लिन्ड है अपने काम को लेकर, अपने क्राफ्ट को लेकर बहुत श्योर हैं. और ऐसा भी नहीं है कि इतने साल, उस समय तो बहुत बड़ी स्टार थी करीना कपूर, इतनी फिल्में वो कर चुकी थी, पर फिर भी सेट पर मैं देखता था सबसे ज़्यादा पेशेंट वही थी. कभी मैंने उनको परेशान होते या ऐसे होते नहीं देखा कि मेरा शॉट क्यों नहीं लग रहा है, मैं वेट क्यों कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो चुपचाप बैठी रहती थी, जब उनको बुलाते थे तो वो जाके काम करती थी. एंड शी वुड बी वेरी गुड, शी वॉज ऑलवेज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. उनका उस समय बच्चा हुआ था तैमूर, तो उस दौरान वो बीच में बम्बई भी गई थी. वी हैड टू शूट वन सॉन्ग जहाँ सब लोग डांस रिहर्सल्स कर रहे थे. तो मुझे नहीं पता उनको कब वक्त मिला होगा डांस रिहर्सल करने का या क्या करने का, पर वो सीधा शूट पर आई, गाने की शूट पे, एंड शी न्यू द डांस बैकवर्ड. मतलब वो जितने भी लोग तैयारी करके आए थे उन सबसे अच्छा वो कर रही थी यार. तो असल में आपको लोगों को वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि वो मेहनत का काम है, तो वो उतना ग्लैमरस नहीं है. करेक्ट करेक्ट. हाँ, तो लेस पीपल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, बट दे वर्क रियली हार्ड. एनीवन हु स्टेड एट टॉप फॉर सो लॉन्ग इन एनी प्रोफेशन, आई एम श्योर it you can probably get famous or do well by fluke, but you cannot sustain by fluke. Correct. If you've sustained over the years, that means you really worked hard, you understood certain things. Absolutely. It's an amalgamation of hard work and wisdom. आपके अंदर का राइटर कब जागा, या पहले से ही राइटर जो था वो जागा हुआ था, आप लिखते रहते थे पहली चीज़ें? मैं पहले लिखता था. असल में शुरुआत हुई मैं नाटक एडेप्ट करने से. तो आई थिंक आई वाज 19 और समथिंग. उस दौरान नाटक कंपनी में काम कर रहे थे और हमको हमारी जो गुरु हैं नादिरा बब्बर जी, उन्होंने कहा था कि आप लोग रोज़ आते हैं रिहर्सल पे, बैक स्टेज करते हैं, छोटे रोल करते हैं, आप लोग अपना एक नाटक बनाइए, आई विल प्रोड्यूस इट. इफ इट इज़ गुड यू शो मी अ रिहर्सल, देन विल हैव विल मेक श्योर दैट इट गेट्स शोज. तो उस दौरान हमने मंटो, प्रेमचंद, ये सारे जो भी बड़े राइटर थे उनकी कहानियाँ पढ़ी, सब पर डाला. फिर हमने प्रेमचंद की 3-4 कहानियाँ थी वो हमें पसंद आई, तो उन 4 कहानियों का हमने एक कोलाज बनाया. जैसे आज वो नेटफ्लिक्स पे या बाकी प्लेटफॉर्म से 4-5 कहानियों का एक जो कोलाज बनता है, वैसा हमने नाटक बनाया. ओह नाइस. तो पहले तो उन कहानियों को नाट्य रूपांतरण करना
क्योंकि वो कहानी है और नाटक अलग होता है, नाटक इज Correct. डायलॉग। तो वहाँ हमने लिखा, फिर उन चारों कहानियों को जोड़ने के लिए एक नई कहानी लिखी ताकि वो चारों कहानियाँ एक साथ आ पाएँ। तो वो भी आप एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब करते थे उसके अंदर भी? उसमें मैं, हाँ, एज अ राइटर, एज इन आई वुड अडेप्ट द whatever Stories, novel or novels. stories into plays and then I would direct them. तो उस Nice. ज़माने से मैं कर रहा हूँ। तो राइटर और डायरेक्टर शुरू से आपके अंदर था? हाँ, मैं लिख रहा था काफ़ी सालों से, डायरेक्ट भी कर रहा था, नाटक डायरेक्ट कर रहा था। नाइस। तो जब सर आप ये लिख रहे होते हो, ऐसे किरदार, ऐसे कैरेक्टर्स लिख रहे होते हो, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये कैरेक्टर तो मैं भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ? बट आप अगर उस नज़रिए से आप लिखेंगे ना, तो आप कभी भी ऑनेस्टली लिख नहीं पाएंगे। आपको खुद को पहले तो छोड़ना पड़ेगा। आपको एज अ आपको कहानी कहने में मज़ा आना चाहिए, पहली बात तो। उसके बाद आएगा कि ये किरदार अच्छा है और मैं ये किरदार करूँ। अगर आप कहानी लिखते समय एक किरदार के बारे में सोचोगे और फिर आप सोचोगे कि मैं ये किरदार कर लूँ और ऐसा मैं ऐसा करूँगा, तो शायद आप फिर कहानी नहीं, क्योंकि कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, उसकी अपनी एक जर्नी है। तो आई थिंक उसको पूरी ईमानदारी से आपको लिखना चाहिए। और फिर अगर आपका किरदार, आप किसी चीज़ को सूट करते हो, तो वो एक अलहदा जर्नी है, वो इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी। बहुत ही अच्छी और मैच्योर बात बोली है आपने। मतलब लॉट ऑफ पीपल वुड बी लाइक थोड़ा सा ग्रीडी, राइट, कि मैं अगर लिख रहा हूँ तो मैं यार अपने ही लिए लिख देता हूँ, अपने लिए लिख देता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि आपको एज एन एक्टर कास्ट करने के पीछे सिर्फ आपका टैलेंट महत्वपूर्ण नहीं है, कितने लोग आपको देखना चाहेंगे, क्या मार्केट में आपकी वो वैल्यू है कि आपको देखने के लिए इतना पैसा कोई लगाए, तो वो एक अलग एक्सरसाइज है, विच इफ यू अंडरस्टैंड यू विल फील लेस डिसअपॉइंटेड। अदरवाइज आपको लगेगा कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं सब हीरो ले रहे, है ना? तो वो एक अलग जर्नी है। हम भी इसलिए नहीं फिल्म देखने जाते कि ये एक्टर मुझे लगता है बहुत टैलेंटेड होगा, तो मैं टिकट खरीद के इसकी फिल्म देख लेता हूँ। हम भी जानवी कपूर की फिल्म देखने जाते हैं ना पहले, अरे वो बोनी कपूर की बेटी है। हम भी जब है ना, ईमानदारी की बात तो ये है, हम एक स्टार पावर वाला जो फील है कि ये दिस पर्सन कैन पुल अ लॉट ऑफ क्राउड। या सिर्फ टैलेंट को देखने अगर हम जाते, तो आज मतलब रघुवीर यादव मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं, तो आज वो सुपरस्टार होने चाहिए थे। ये तो सबको ही पता है कि वो सबसे अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर हैं। पंकज कपूर भी अद्भुत एक्टर है, तो 700 करोड़ की फिल्म तो पंकज कपूर की फिल्म होनी चाहिए थी ना। पर ये तो सच नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम इसलिए फिल्म देखने सब लोग सिर्फ नहीं जाते क्योंकि वो बहुत अच्छे, वो तादाद बहुत छोटी है जो फिल्म इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे कलाकार देखने, अच्छी कहानी देखने। ज़्यादातर लोग फिल्म देखने अलग अलग वजहों से जाते हैं, मज़े करने हैं, उसको देखना है, उसको इंस्टाग्राम पे जिम से बाहर आते हुए देखा, वो ये नाच रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से लोग फिल्में देखते हैं। हाँ, तो वही कारण है जो डिक्टेट करते हैं कि किनको फिल्मों में क्या रोल मिलेगा। तो सुमित भाई, जब आप काम नहीं कर रहे होते तब आप क्या कर रहे होते हो? मेरा अपना रूटीन है, आई हैव अ स्ट्रक्चर टू माय डे। आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट, आई प्ले टेनिस, अच्छा, आई लाइक गोइंग फॉर वॉक्स, तो वो मैं बहुत करता हूँ। पैदल चलता हूँ मैं बहुत, मुझे बहुत पसंद है। टेनिस कौन सा, लॉन टेनिस खेलते हो आप? लॉन टेनिस, हार्डकोर्ट टेनिस, यहाँ पे लॉन तो है नहीं। अच्छा, हार्डकोर्ट। तो आजकल पिकल बॉल बहुत चल रहा है, यू ट्राइड? नहीं जो टेनिस खेलते हैं लॉन टेनिस, आई डोंट थिंक वो जो सिनेमा बनाते हैं वो टिकटॉक नहीं बनाएंगे। तो बहुत अच्छा आपने एनालॉजी दिया। तो इसलिए वो मे बी व्हेन आई एम 60 और समथिंग, जब घुटने उठने बिल्कुल जवाब ही दे देंगे, तब पिकल बॉल खेलेंगे। तब पिकल चल रहा है शरीर तो अभी टेनिस खेलेंगे। तो वो करता हूँ। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो राइड्स पे जाते हो फिर आप हर वीकेंड? मैं राइड्स पे जाता हूँ, हर वीकेंड तो नहीं जा पाता। यू हैव अ ग्रुप या नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं, हाँ 2-4 दोस्त हैं, उनके साथ अमूमन हम ट्रैवल करते हैं। अच्छा। मैं हूँ, कुमुद मिश्रा हैं, एक्टर हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वो हैं, और भी 2-3 लोग हैं जो जाते हैं बाइक राइड पे। क्या बात है। अमूमन हम क्लब कर लेते हैं। वीकेंड गेटअवे टाइप, या फिर नहीं, हम लोग सिर्फ राइड करके वापस? काम को क्लब कर लेते हैं। जैसे हमारा नाटक है पार्क, उसका शो बेलगांव में था। अरे वाह। तो हम बाइक से चले गए बेलगांव शो करने, या फिर पार्क का ही शो
जोधपुर में था तो हम यहाँ से जोधपुर बाइक पे चले गए। वी यहाँ प्लान से इट इन। जोधपुर चले गए? कितना हाँ। ड्राइव है? एक्चुअली तो 12-13 घंटे की जर्नी है, पर हमारे ग्रुप अरे में बाप रे। एक आध लोग ऐसे थे जो बहुत धीरे चला रहे थे बाइक, थक जा रहे थे बार बार, तो उस चक्कर में हमको एक रात स्टे करना पड़ा कहीं और फिर दूसरे दिन हम पहुंचे। अच्छा। तो 2 दिन में पहुंच गए। हम्म तो वी प्लान इट इन सच अ वे। आई वुड लाइक टू डू मोर ऑफ दैट, मुझे वो बहुत पसंद है, अच्छा। पर उतना वक्त निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो यू हैव अ 4-year-old किड, जी वेद। जी जी। सो वेद मम्मी को ज़्यादा प्यार करता है, पापा को ज़्यादा प्यार करता है? दोनों को ही करता है बहुत। दोनों को। हाँ, दोनों को ही ऐसा लगता है कि मम्मी को ज़्यादा करता है, उनको ऐसा लगता है पापा को ज़्यादा करता है, तो वो अच्छा। दोनों को करता है। काफ़ी अच्छा बैलेंस करता है वो दोनों को। हाँ तो आप दोनों का एक्चुअली बहुत स्केड्यूल आई एम श्योर बिजी रहता होगा। जी जी। तो आप दोनों फिर कैसे अपनी पेरेंटिंग ड्यूटीज कैसे मैनेज कर रहे हो? Actually, Ekta has almost taken a break since Ved was born. ओह, She's hardly done 2 or 3 projects. ओके। She's consciously wanted to be around Ved, and उनका वो मन नहीं था कि वो नैनीज के भरोसे बच्चे को छोड़ पाएं। तो actually a huge credit goes to her that she's taken this time out from her career and she's dedicated all this time to Ved. तो मेरे ख्याल में तनाव है, उसके 2 सीज़न हैं, तनाव भी किया था उन्होंने, और वो पठान जो फिल्म आई थी, हाँ जी। उस समय तो वो बिल्कुल ही 4-6 महीने का था वे, अच्छा। तो वो उस समय वो शूट पे जाती थी, बट अदरवाइज शी इज़ नॉट बिन वर्किंग फुल टाइम। ये है, दैट्स हाउ वी बैलेंस इट एक्चुअली। तो पेरेंटिंग ड्यूटीज पे अब हम आए हैं, तो मैं वापस आपके शो पे चलूँगा। जी 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 बिल्कुल। राज जवां है हाँ, ना? तो ये शो आपको कितना रिलेटेबल खुद के लिए लगता है, खुद की लाइफ से कितना ऐसा लगता है कि यार बहुत मेरे लिए रिलेटेबल है? मिड लाइफ क्राइसिस, क्या आप भी थोड़ा सा सिमिलर डिफिकल्टीज चैलेंजेस से निकले हो? एक्चुअली मैंने 2-3 साल पहले बहुत महंगी मोटरसाइकिल खरीदी अच्छा, अचानक। ओके। तब मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी खरीदी? ट्रायम्फ टाइगर मैंने खरीद ली। अच्छा। तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे कितने दिस की इज आती है? योर If मिड you लाइफ don't mind- क्राइसिस, if you don't mind कि sharing, इतने कितने? पैसे तुमने मोटरसाइकिल पे चलाए हैं कि बहुत नहीं, बहुत महंगी महंगी है वो एक्चुअली। महंगी है। आई थिंक 15-1 लाख की थी अच्छा। वो बाइक, 15-15.5 लाख की थी। हम्म। तो तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हो गया है क्या मिड लाइफ क्राइसिस, इज दिस व्हाट इट इज। उससे पहले कभी नहीं लगा मुझे। ये कब ली आपने? अभी पिछले साल? नहीं, हाँ, ये बेच भी दी मैंने अच्छा। खरीदी, 2 साल चलाई ट्रायम्फ। फिर मेरा ना, मैं बड़े जब हो रहा था, बच्चा था, तो मेरी मेमोरी थी कि मैं पापा के साथ स्कूटर पे बैठ के हाँ जी। घूमने जाता हूँ। तो हाँ जब जी। मेरा बेटा था तो मुझे लगा कि वो भी मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएगा, उसको स्कूल छोड़ने में जाऊँगा। हाँ जी। पर वो इतनी बड़ी बाइक है, वो इतनी ज़ोर की आवाज़ करती है कि वो डर जाता था उससे। ओह, वो गर्म भी बहुत हो जाती है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इंजन। या। तो 2-3 बार मैंने कोशिश किया कि यार वो बैठे मोटरसाइकिल पे, वो बैठा ही नहीं। मैंने कहा, क्या चक्कर है यार, ये तो बैठ ही नहीं रहा है, मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरा जो एक फ्रेम मैंने लगाया था जिसमें बाप और बेटा अपना हेलमेट पहन के घूम रहे होंगे, वो बन नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने वो बेच दी। अच्छा। पिछले साल फिर मैंने बुलेट ले ली। अच्छा। मैं बचपन से सालों से बुलेट ही चला रहा था। अच्छा। बीच में मेरा ये शौक चढ़ा तो मैंने बड़ी बाइक ली, 2 साल शौक पूरा किया, फिर वापस बुलेट ली। बुलेट पे वो बैठ जाता है। तो उस पर हम दोनों हेलमेट लगा के उसको स्कूल में छोड़ने जाता हूँ बुलेट पे, मुझे बड़ा मजा आता है। क्या बात है। तो आप बचपन में जब जाते थे पापा के साथ, तो पापा स्कूटर पे लेके जाते थे? स्कूटर पे। हाँ, मेरे को भी याद है, मैं भी स्कूटर पे आगे बैठता था, आगे खड़ा होता था। पहले आगे खड़ा होता था, उस फिर टाइम। हाँ, बजाज कप था हमारे पास। अच्छा। फिर एलएमएल वेस्पा लिया पापा ने। हाँ जी। फिर वो वेस्पा ऐसा ख़राब होता था कि उसको खोल के एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग से ऐसे 2 करंट देने पड़ते थे, तब उसका कार्बोरेटर गर्म होता था, फिर चलता था। तो हाँ, हम जब राज जवान भी बना रहे थे, तो हाँ जी, हाँ लॉट जी। ऑफ व्हाट वी थॉट आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्लेड अ ह्यूज रोल इन इट। मैंने शो करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैं उस समय इस फेज से गुजर रहा था। हाँ जी। अर्ली पेरेंटिंग, और उसमें जो किस्से कहानियाँ थे उनसे मैं भी जूझ रहा था। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो भी उस फेज़ में थे, उनके भी 2 छोटे बच्चे हैं। अच्छा। ख्याति जो हमारी राइटर है, उसका भी बेटा है छोटा। अच्छा। फिर वरुण सोबती आए, उनके भी 2 बच्चे हैं।
एक छोटी बच्ची है, और हमारे जो साउंड डिजाइनर है ऑलविन, उनका भी छोटा बच्चा है। क्या बात है। तो सब फिर अपने costume- इनसाइट्स लेकर आते होंगे सब हाँ, जैसे जैसे हम लोगों को हायर कर रहे थे, सब करीब करीब, अरे यार मेरे पता है क्या हुआ मेरे साथ, हर बार हम मिलने के लिए बुलाएं और फिर वो किस्से कहानियां कहानियां शुरू हो जाएं। सो दैट्स हाउ वी ऑल गॉट ऑन टू दैट शो। बट बाय द टाइम वी स्टार्टेड डेवलपिंग द शो, 2-3 एपिसोड के बाद से हमें लगने लगा कि फ्रेंडशिप इज द मेन ड्राइवर ऑफ द शो। जो मूल कहानी वो इन 3 दोस्तों की है। अच्छा। और पेरेंटिंग जो है वो एक कैटलिस्ट है, जिसकी वजह से ये इनकी फ्रेंडशिप का वो फेज है जिसमें ये लोग माँ बाप बने। तो वो अप्रोच जो है वो शो को बनाने की हमारे लिए ज़्यादा वर्क की। क्योंकि अगर हम इन्हीं 3 दोस्तों को 6 साल पहले मिलते तो शायद मैरिज और वो सारी चीज़ें होती। करेक्ट। क्योंकि हमें ये लगा कि अमूमन फ्रेंडशिप की सारी कहानियां जो है वो बच्चा होने पे ख़त्म हो जाती है। दिल चाहता है ऐसे लेके कोई भी कहानी आप देख लो फ्रेंडशिप की, जैसी दोस्तों की शादी होती है, बच्चा होता है, वो कहानी का दी एंड हो जाता है। हमारी दोस्तों की कहानी शुरू ही हो रही है जब इनके 3 बच्चे हैं। तो अब नाउ व्हाट डू वी डू एंड हाउ डू दे मैनेज टू कीप देयर फ्रेंडशिप अलाइव, हाउ डू दे गेट along with each other, how do they take that time for themselves, for their friends. That is the main story. So सुमित भाई, हम आ गए हैं एकदम लास्ट सेगमेंट पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट सेगमेंट है, रैपिड फायर सेगमेंट। भूल दो मुझे आप। सो एक्टिंग, राइटिंग या डायरेक्टिंग? एक्टिंग ऑलवेज। हाँ ठीक है। सो पंचायत में, पंचायत में अगर कोई कैरेक्टर सुमित व्यास को करना हो तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? आई थिंक जीतू का ही करता, मतलब वही, उसी में मैं फिट बैठता हूँ एक्चुअली। रघुवीर यादव जी का कैरेक्टर मैं बैठूंगा नहीं। ओके, व्हाट इज द मोस्ट ओवररेटेड मूवी और टीवी शो दैट यू हैव सीन? एक्चुअली मैंने पूरा देखा नहीं, वो शिट्स क्रीक। हाँ, मेरे सारे दोस्त बहुत फैन है उसके। मैंने एक्चुअली पहला ही एपिसोड देखा और मैं बहुत बोर हो गया उसमें। मुझे लगा अच्छा, मे बी शायद पूरा देखो तो मुझे पसंद आ जाए। राइट। तो as an artist, what is your biggest fear? That I'll be average. I don't want to be average. Okay, what's your guilty pleasure? YouTube. Yeah. और YouTube पे क्या? कुछ भी देखता हूँ मैं, फजूल की चीज़ें देखता रहता हूँ। If you could have one superpower, I would take religion away from spirituality. Deep. Okay, moving on. What's the most awkward audition you have ever been in? एक बारी मुझे बहुत समय तक काम नहीं था, तो एक माइथोलॉजिकल शो के लिए किसी ने बुलाया, शिव जी के कैरेक्टर के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं तो लगता ही नहीं हूँ शिव जी, मतलब मेरे कोई ऐसा शरीर तो है नहीं। बोला नहीं हमको एक्टर चाहिए और रियल लुकने वाले लोग चाहिए। तो फिर उन्होंने बुला के बाल पूरे साफ करवा दिए मेरे। अच्छा। और फिर मैं वहाँ पहुँचा ऑडिशन की जगह पे, तो वहाँ 3 शिव जी ऑलरेडी बैठे थे, वो सब लगा के, गले का रबड़ का सांप लगा के। अच्छा, फुल मेकअप करके? फुल मेकअप करके, बहुत शिव जी के ऑडिशन, और एक ऑडिशन ऑलरेडी कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे कहा आप रुकिए ज़रा, वो जब आएंगे तो फिर उनकी धोती आपको देंगे। तो फिर वो आए, उनकी लेपर्ड वाली धोती मुझे दी और जटाएं लगाई उन्होंने, माला। अच्छा, ऑडिशन के लिए आपको पहले रेडी करवा रहे थे, मेकअप करा रहे थे विद शिवजी, विद कॉस्ट्यूम एंड के भाई शिवजी दिखते हैं कि नहीं है। हाँ, अच्छा। फाइनली तो एक तरह से लुक टेस्ट भी हो रहा था? हाँ, साथ में लुक टेस्ट और ऑडिशन साथ में हो रहा है। उनको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। अगर आप शिवजी दिख रहे हो और आप साफ बोल पा रहे हो तो मतलब आप शिवजी बन जाओगे। अच्छा। और फिर फाइनली मेरा जब नंबर आया, रबड़ की उन्होंने एक तीसरी आंख भी लगा दी। अच्छा। बहुत ही अजीब डायलॉग उन्होंने बुलवाए, जोर से चिल्ला के मैंने डायलॉग बोले। तो बहुत ही ख़राब काम है यार, कैसे करूँगा मैं? पैसे दे रहे हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर भी मैंने किया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अरे ये तो आपने बहुत ही ज़ोर से बोल दिया, मज़ा ही आ गया। अच्छा। फिर उन्होंने कहा अब ऐसा करें, हम आपके आँखों का क्लोजअप लगा रहे हैं। शिव जी की आँखें मेन है, आँखें एक्सप्रेस करती है उनकी, और आंखों का टाइट क्लोज है आपका, ठीक है? मैं इमोशन बोलूंगा, आप आंखों से इमोट करिए। ठीक है। क्रोध, वात्सल्य, ऐसे करते करते वो इमोशन बोलते गए, और गुस्सा, रौद्र, तीसरी आंख, और इतना मैंने किया कि वो रबड़ की आंख गिर गई। मैंने कहा अरे 1 मिनट रुको, ये इस पे वापस गम लगाओ, आंख खुल के गिर गई।
और मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ यार, नंगा बैठा हुआ हूँ, ये लेपर्ड प्रिंट का धोती पहन के। क्या क्या करना आई पड़ रहा होप पैसे मुझे के लिए? रोल मिल न जाए कहीं। फाइनली ऑडिशन करके मैं घर गया तो उनका आया भी बाद में कि आपका बहुत पसंद आया हमको। मैंने कहा अरे यार, अगर ये मुझे रोल मिल गया मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा यार। पर पैसा अच्छा था? थैंकफुली पैसा भी उस जमाने में मेरे ख्याल में 2,500-3 हज़ार रुपये दे रहे थे पर डे, अच्छा। जो कि मेरे लिए बहुत थे। जो 15-20 दिन शूटिंग करते तो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है आदमी। तो दिस आई एम टॉकिंग, मतलब मे बी आई डोंट नो 2005 or 6 or something. ओके ओके, It meant a lot at that time. very interesting story. Okay, if you could choose any character from a TV show to be friends with, I would choose Chandler Chandler. from Friends. As an actor, what's the most challenging accent जो आपको करना पड़ा या आपने कभी किया? मैंने हरियाणवी एक्सेंट किया था एक शो में, लायंस गेट का एक शो था उसमें। ओके। आई डोंट थिंक आई डिड अ गुड जॉब एट इट। फिर जैसा आपने देखा होता है शायद आप उसको कॉपी करने की हाँ, try करते हालांकि हो? उस शो में ऐसा था कि मेरे इर्द गिर्द जो दूसरे एक्टर कास्ट हुए थे, जो मेरी गैंग उन्होंने बताई थी, उनमें से कुछ लोग थे जो हरियाणा से ही थे। तो मैं अपने सारे डायलॉग उनसे बुलवाता था, उनको सुनता था, रिहर्स विद देम, उनको बोल के सुनाता था कि ये सही करेक्ट साउंड कर रहा है। Got it. बट आई थिंक उतनी तैयारी काफ़ी नहीं थी, उससे और ज़्यादा करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी, जिसका मुझे वक्त नहीं मिला। आई फील आई शुड हैव डन मोर। Alright, so that is where we end. Thank you so much थैंक यू, for doing this with us. बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे ही इंशाल्लाह माशाल्लाह आप कमाल करते रहिए, और जल्दी आपका एक और नया शो, नई फिल्म आए, हम लोग आपके साथ एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू करें। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टुडे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे। हाय एवरीवन, दिस इज सुमित व्यास। राज जवान है सोनी लिव पर, देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, और लाइक करें, शेयर करें अनफोल्डिंग टैलेंट्स को, और सब्सक्राइब करें डिजिटल कमेंट्री को।